गुड मॉर्निंग बच्चों। GDBBM सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम समकालीन भारत कर रहे थे और इसके अंदर 4th लेसन कृषि हमारा चल रहा था। तो इसमें अब आगे देखिए, इसमें हमारा पॉइंट खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें, ये हमें करना है कि खाद्यान्नों यानी जो खाने की वस्तुएं हैं उसके अलावा खाद्य फसलें कौन कौन सी है। जैसे गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। यानी तापमान 75 सेंटीमीटर और वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर, और वहाँ की जलवायु आर्द्र होती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। यानी जहाँ पे वर्षा कम होती है वहाँ पे सिंचाई के द्वारा इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। यानी इसके लिए अनेक प्रकार की मिट्टी प्रयोग में लाई जाती है और जब बुआई और जब कटाई होती है तो शारीरिक श्रम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यह चीनी, गुड़, खांड, सारी और शीरा बनाने के काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। यानी इससे चीनी बनाई जाती है, गुड़ बनाया जाता है, खांड, सारी और शीरा बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा, यहाँ ये जो राज्य हैं ये गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य है। अब देखो तिलहन क्या होता है? जिससे तेल निकलता है जिन चीज़ों से। 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। यानी 2015 में भारत विश्व में चीन था सबसे प्रथम और दूसरा कौन हो गया उत्पादक देश? भारत। सन 2015 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती है। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। यानी हमारे भारत में कौन कौन सी तिलहन की फसलें हैं? मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी और सूरजमुखी, ये भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसल है। इनसे अधिकतर खाद्य है और खाना बनाने के में प्रयोग किए जाते हैं। यानी ये जो फसलें हैं इनमें कुछ फसलें खाना बनाने में भी प्रयोग में ली जाती है, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को, यानी कुछ फसलें उनसे तेल के बीज, साबुन, प्रसाधन यानी जो श्रृंगार का सामान है वो बनाया जाता है और उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। उपटन का जो उद्योग है उसमें ये जो चीज़ें हैं ये क्या होती है? कच्चे माल के रूप में प्रयोग में की जाती है। मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। यानी मूंगफली किसकी है? खरीफ की फसल है और देश का जो मुख्य तिलहन है वो सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होता है? मूंगफली से प्राप्त होता। ये देखो बच्चों, ऊपर जो ये चित्र दिए हुए हैं ये है मैदान में कटाई के लिए तैयार मूंगफली, सूरजमुखी और सरसों, इनके खेत है ये, और ये कटाई के लिए क्या है? तैयार है। अब आगे देखो, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र मूंगफली के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है। दक्षिण भारत में रबी की अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में बोया जाता है। यानी ये गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में होती है
यहाँ पे मूंगफली सबसे ज़्यादा बोई जाती है। अलसी और सरसों रबी की फसल है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है, दक्षिण भारत में रबी की है। यानी तिल है वो उत्तरी भारत में खरीफ की फसल के साथ बोया जाता है और दक्षिणी भारत में रबी की फसल के साथ में बोया जाता है। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में बोया जाता है और अरंडी दोनों ही कौन सी, खरीफ और रबी दोनों ही तरह की फसल होती है। क्वेश्चन आ जाए कि अरंडी किस तरह की है, खरीफ और रबी, या खरीफ और रबी का कोई ऐसा एक एग्जाम्पल दीजिए, उदाहरण दीजिए, तो क्या आ जाएगा, अरंडी। आगे देखो चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है। चाय क्या है, पेय पदार्थ यानी पीने के लिए, जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। चाय का सबसे प्रथम कहाँ से आई थी, अंग्रेजों के द्वारा भारत में आई थी। आज अधिकतर चाय बागानों में के मालिक भारतीय हैं, यानी जो चाय के बागान हैं उनके आज के समय में ज़्यादा मालिक कौन है, भारतीय है। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, हुमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवां क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। कौन लाए थे, सबसे पहले अंग्रेज लाए थे। और चाय के बागान के आज सबसे अधिक मालिक कौन है, भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंध जलवायु में पाया जाता है। हुमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी और सुगम जल निकास वाले ढलवां क्षेत्रों में ये उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोर, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। पाला रहित क्या होती है, जो ठंडा मौसम होता है, पाला पड़ता है ना, हम कहते हैं सर्दी पड़ रही है, तो वो जलवायु। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। चाय एक श्रम संघन उद्योग है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। यानी इसके लिए क्या होता है, सस्ता और कुशल यानी श्रम चाहिए उसकी पत्तियां तोड़ने के लिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल है। ठीक है, ये जो जगह है यहाँ पे चाय की खेती की जाती है ना, चाय के बाग लगे हुए हैं। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। सन 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा चाय उत्पादक देश था। यानी 2015 में भारत जो है वो विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा उत्पादक देश था। यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, चीन में होती है, और दूसरा देश कौन सा आ गया, भारत आ गया। अब आगे ये देखो बच्चों, ये है चाय की कृषि यानी चाय की खेती, चाय के बागान, और ये जो महिलाएं हैं ये चाय की पत्तियों को तोड़ के इकट्ठा कर रहे हैं। अब है कॉफ़ी। भारत कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। यानी भारतीय जो कॉफ़ी है वो गुणवत्ता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। यानी हमारा जो भारत देश है यहाँ पर कौन सी कॉफ़ी पैदा की जाती है, अरेबिका, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। कहाँ से लाई गई थी, यमन से। इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बदन पहाड़ियों से हुई थी और आज भी इसकी खेती नीलगिरी और पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। आगे देखो, बागवानी फसलें, यानी बाग में कौन कौन सी फसलें होती है, किन किन के बाग लगाए जाते हैं। सन 2015 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी कहाँ है, मेघालय के अंदर है।
संतरे केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुमानी और अखरोट की विश्व भर में क्या है, बहुत ज़्यादा मांग है। ये देखो बच्चों, ये अखरोट के, सेब के और अनार के क्या लगे हुए हैं, बागान लगे हुए हैं, यानी बगीचे लगे हुए हैं। भारत का मटर, फूलगोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान। ये नीचे देखो, नीचे हैं सब्जियों की कृषि, मटर, फूलगोभी, टमाटर और बैंगन की खेती है ये, ठीक है। अब आगे देखो, अखाद्य फसलें कौन कौन सी है। रबड़ खाद्य हो गई, खाने के लिए जो हम उपयोग में करते हैं। अखाद्य जो हो गई, जो हम जिंदगी में काम में लेते हैं वो चीज़ें, लेकिन खाने के उपयोग में वो काम में नहीं आती है। रबड़ भूमध्य क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। अब आगे देखो, रेशेदार फसलें। कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है। चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होती है, ठीक है। इसमें 4 है, कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशा। लेकिन भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं और इनमें से 3 मिट्टी में उगाई जाती है और चौथा है वो रेशम के कीड़े से, कोकून से प्राप्त होती है। शहतूत के पेड़ पे रेशम के कीड़े पाले जाते हैं और उनके द्वारा कपड़ा बनाया जाता है। जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। देखो, कपास। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है। दक्कन पठार के शुष्क स्तर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है और इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य है। अब देखो, जूट क्या है। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। अंडरलाइन कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है कि जूट को सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है या जूट को क्या कहा जाता है, तो क्या होगा, सुनहरा रेशा। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिमी बंगाल, बिहार, आसाम और ओडिशा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य। इनका प्रयोग बोरियों, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री, विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है। अब देखो, प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, यानी नए संस्थाओं द्वारा क्या क्या सुधार किए गए। जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है, तो इसकी गति मंद हो जाती है। यानी जब कार्य अवरुद्ध होगा
तो उसकी गति क्या हो जाएगी, मंद यानी कम हो जाएगी। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के तहत एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। यानी कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे खेती बाड़ी पे लोग अब भी काम करते हैं, लेकिन वो किस पर निर्भर रहते हैं, मानसून और भूमि की जो उर्वरता है उस पर ही निर्भर रहते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से भी अधिक लोग 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त होने को प्राथमिकता दी गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। भूमि सुधार के कानून तो बने, परंतु इनके लागू करने में ढील हो गई। 1960 और 1970 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की गई थी, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। इसलिए 1980 से 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सम्मिलित थी। यानी कुछ ऋण देने के लिए, कुछ सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने गाँव के अंदर बैंक लगा दिए, सहकारी समितियां बनाई गई और बैंकों की स्थापना सम्मिलित की गई। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी लागू की। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। यानी कुछ आकाशवाणी और दूरदर्शन के कारण भी मौसम की जानकारी दी जाने लगी, कई कृषि कार्यक्रम भी चलाए जाने लग गए और जो बिचौलिए दलाल थे, जो शोषण करते थे किसानों का, उनको भी एक तरफ हटा दिया गया और उनको लाभ देके जो खरीद मूल्य था उसकी सरकार घोषणा करने लग गई। अब आगे देखो, कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी यह 2010-11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन थी। यानी 2010 और 11 में कितनी 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका की क्या थी, साधन। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि के किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रगतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएगी, जो समाज के लिए व्यापक निहितार्थ है। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की वरीयता दी गई। नीचे देखो जो तालिका दी हुई है 4.1, इसमें क्या है, पिछले वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई, परंतु इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। कृषि की विकास दर कम हो रही है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है।
वर्तमान में भारतीय किसान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में एक बड़ी चुनौती का सामना, ये 4.1 सारणी दी गई है। कृषि सेक्टर में विशेष रूप से करना पड़ रहा है। रासायनिक उर्वरकों पर सहायकी कम करने से उत्पादन लागत बढ़ रही है और इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादनों पर आयात कर घटाने से देश में कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि में रोजगार घट रहे हैं। अब देखो, वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, यानी पूरे विश्व में किस तरह से कृषि पर प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है, उपनिवेश काल में भी वही स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। आज भी गरम मसाले भारत से निर्यात किए जाने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल हैं। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया। मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फली फूली। आपने 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। इसकी शुरुआत इसलिए हुई कि इस क्षेत्र में किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया था। नील ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था। ये किसान इसलिए भड़के क्योंकि उन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया था। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों में स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायकी की दी जाती है। आज भारतीय कृषि दोहराए पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वायदा किया, परंतु आज ये कई विवादों से घिरी है। यह आरोप लगाया जाता रहा है कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग, जल भूतों के सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। आज जिन क्रांति संकेत शब्द है, जिसमें से जेनेटिक इंजीनियरिंग भी क्या है, वास्तव में कार्बनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है, क्योंकि यह उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है। इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का भी यही मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती ही होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकार में है। भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर है और इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन तथा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। भारतीय किसानों को सस्यावर्तन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। इससे आमदनी अधिक होगी और इनके साथ पर्यावरण निम्नीकरण में कमी आएगी। फलों, औषधीय पौधों, बायोडीजल फसलों यानी जटारोफा और जोजोबा, फूलों और सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने में बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता है। भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उपयोग किया जा सकता है। बच्चों, आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर है, जो बड़े वाले क्वेश्चन आंसर है उनका मैं PDF डाल दूंगी, तो उससे आप लोग कर लेना। छोटे वाले क्वेश्चन आंसर देख लो आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो इसमें आपका ख होगा रोपण कृषि। इनमें से कौन सी रबी फसल है? ग होगा चना।
इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो इसमें होगा दालें। आपके जो आगे के क्वेश्चन है सेकंड और थर्ड, इसका PDF मैं डाल दूंगी, तो उसमें से आप लोग कर लेना। ठीक है बच्चों, जो काम दिया जाए वो कॉपी में करना है। लेसन में इतना कुछ नहीं है, जो समझाया जाए सिर्फ क्या दिया हुआ है इसमें, जो रोपण कृषि है, स्थानांतरित कृषि है, अनाज है, दालें हैं, इन सभी के बारे में और इन सब के लिए जो सरकार ने क्या क्या कार्य किए वो बताए गए हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मेरे से बात कर लेना। मैं इसका क्वेश्चन आंसर का PDF डाल दूँगी, आप लोग उसमें से कर लेना। ठीक है बच्चों।